हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक लड़की प्लेन में बैठी हुई थी। प्लेन को देखकर ही लग रहा था कि ये उसका प्राइवेट जेट है। ये है राम्या अरोड़ा, एक फेमस मॉडल के साथ साथ एक बेहतरीन साइंटिस्ट और एक बेरहम माफिया के साथ बिजनेस वीमेन भी। अरोड़ा फैमिली जानी मानी फैमिली थी एक समय पर, और राम्या बस एक मॉडल थी। पर लगभग 10 साल पहले जब राम्या 18 की थी, उसके एक दुश्मन को उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी पता चल जाती है। उस वक्त राम्या ने एक एंटीडोट ढूंढा था। वो एंटीडोट था कैंसर के लिए। उस दवाई से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी खत्म हो जाती है बिना ऑपरेशन के। ये एंटीडोट मेडिकल साइंस और आयुर्वेद से बनी थी, इसलिए इसके बहुत फायदे थे। उसका ही एक आदमी गद्दार निकला। राम्या इस दवाई को सस्ते दाम में बेचना चाहती थी और इसमें वो सरकार का साथ चाहती थी। पर कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा करने जाओ तो 100 दुश्मन खड़े मिलते हैं। रास्ते में यही हुआ उसके साथ। जब वो अपने भाई के साथ सीएम के घर जा रही थी, तब कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उसके भाई ने उसे दवाई के साथ भगा दिया, लेकिन वो खुद मारा गया। राम्या जैसे तैसे घर पहुंची तो वहां किसी ने आग लगा दी थी। पूरा घर जल रहा था और अंदर से उसके परिवार की चीखें सुनाई दे रही थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो अंदर जा सके, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। वो फायर ब्रिगेड को भी फोन करती है, पर 1.5 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। अब वो जिंदा लाश की तरह बैठ सिर्फ अपने घर को जलते हुए देख रही थी। इसके साथ ही उसकी आंखों में एक ज्वाल भड़क रही थी बदले की, और घर के जलने का अक्ष उसकी आंखों में पड़ रहा था। साथ में लाल आंखें भयानक लग रही थी। उसने मन ही मन एक फैसला लिया कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, और उसने अपने आप को 5 साल देकर मजबूत किया। फिर आया राम्या अरोड़ा का तूफान। उसने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मरा, और साथ ही में वो बन गई माफिया क्वीन और बिजनेस वर्ल्ड की महारानी, जिसके एक इशारे पर इंडिया के प्रधानमंत्री से सीएम तक सब हाजिरी लगाते हैं। अब 10 साल हो गए थे। शांत और हंसमुख राम्या की जगह एक कठोर दिल वाली राम्या ने ले ली थी। प्यार पर से भरोसा उठ गया था। अपनी सारी आदतें बदल दी, बस एक आदत के सिवा, नॉवेल पढ़ने की आदत। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता वो नॉवेल पढ़ती। जिंदगी तो बस जीने के लिए जी रही थी, बस यही शौक उसे पसंद था जिसके लिए टाइम निकालती थी वो, वरना तो मशीन की तरह काम करती थी वो। आज भी अपने जेट में बैठकर वो नॉवेल ही पढ़ रही थी। नॉवेल की कहानी कुछ इस तरह थी, रायजादा परिवार की, जिसमें उनकी विक्रम रायजादा की छोटी बेटी जो अपनी बहन के प्यार की दुश्मन थी। दरअसल आन्या रायजादा एक बिगड़ी हुई अमीरजादी थी। सबको यही लगता था, पर ऐसा नहीं था। वो शांत, अच्छे दिल की समझदार चालक थी, पर अपने घर वालों के सामने नादान, इनोसेंट और क्यूट बनने की कोशिश करती। पर उसकी ये हरकतें सबको फेक लगती। आन्या एक बिगड़ैल लड़की थी। लोगों को नीचा दिखाना उसे अच्छा लगता था। उसे अपनी बड़ी बहनें जो उससे 1 साल ही बड़ी है उससे बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वो दोनों बहनें जो उससे 1 साल बड़ी है वो सबकी अटेंशन ले जाती थी घर में। ये उसकी सौतेली बहनें थी, उसके पापा की पहली पत्नी की बेटियां, वक्त बड़ा भाई भी था उसका। उसकी सगी माँ भी उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी देती थी। घर में सभी उन्हें ही संभालते थे। आन्या तो अकेले बड़ी हुई है, ऐसा कह सकते हैं, नैनी के भरोसे। बचपन से होते भेदभाव से वो अपने परिवार से कटती चली गई और फिर हॉस्टल चली गई। 12वीं खत्म होने के बाद जब वो वापस आई तो उसकी नज़र अपने घर में आए एक नए लड़के पर गई, जो हैंडसम होने के साथ उससे प्यार से बात की थी। वो पहली बार था कि इसके घर में किसी ने प्यार से बात की है। उसने उस लाडले को देखा और दिल दे बैठी। वो लड़का था आर्यन ओबरॉय, जो आन्या की बड़ी बहन से प्यार करता था। ये बात जब आन्या को पता चली तो वो आर्यन को पाने की होड़ में लग गई, क्योंकि वो इस बार किसी भी तरीके से अपना हक नहीं छीनने देना चाहती थी। उसे लगता था इस बार भी उसकी बहन उसका प्यार ले जाएगी, पर उसे नहीं पता था कि आर्यन उसकी बहन का मंगेतर भी है। ये बात पता चलते ही उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और सबके सामने उसने अपनी बहन को मार डालने की और अपने तीनों भाई बहन को चोर कहा जिन्होंने उसकी मां को चुराया है अपने पापा से। तो उसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी। उस दिन उसने अपनी मां से भी उम्मीदें खत्म कर दी और रायजादा परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर चली गई, पर आर्यन को नहीं भूली। आए दिन वो उन दोनों को परेशान करती। एक दिन उसकी बड़ी बहन को किसी ने मार दिया और सारा इल्जाम लगा आन्या पर, जिस पर आर्यन उससे नफरत करने लगा और उसका परिवार भी। उसने बहुत टॉर्चर किया आन्या को। अंत में इसी टॉर्चर से बचने के लिए उसने अपनी नस काट ली और मौत की नींद सो गई। थोड़े दिनों बाद आर्यन को पता चला कि उसके ही किसी दुश्मन ने उसकी मंगेतर राधिका को मारा है। तब उसे आन्या के शब्द सुनाई देने लगे, जो रोते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे से कह रही थी। क्या एक बार भी उसे उसकी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आती क्या? वो भले ही उनसे कितनी भी नफरत कर ले, पर वो कभी उनकी जान नहीं ले सकती। वो बस उनसे चिढ़ी हुई थी कि उन लोगों ने उसकी मां को चुराया और फिर उसके प्यार को। पर उसे पहले ही पता चल गया था कि ये उसका प्यार नहीं, अट्रैक्शन है, इसलिए उसने उसका पीछा छोड़ दिया था। पर आर्यन ने इसकी एक बात नहीं मानी। जब वो मरने वाली थी तब उसके आखिरी शब्द ये थे कि सब बहुत पछताएंगे। और वही हुआ, पछताने के अलावा अब उनके हाथों में कुछ नहीं था।
रायजादा परिवार ने अपनी 2 बेटियों को खो दिया। आन्या की मां सदमे में चली गई थी और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। उसके पापा जिंदा लाश की तरह हो गए। उसका भाई सब संभाल रहा था अपने चाचा के साथ मिलकर, पर सब बिखर रहा था। राधिका की जुड़वा बहन रुचिका का कार एक्सीडेंट हो गया और कोमा में चली गई। इस बीच एक और कहबेर आई। आर्यन ओबरॉय जाना माना बिजनेसमैन अब नहीं रहा। इंडिया से बाहर जाते वक्त उसका प्लेन क्रैश हो गया और उसमें उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक झटके लग रहे थे। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। राम्या ने नोवेल बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोली, ये आन्या क्या बेवकूफ थी। जब चली गई थी तो वापस क्यों आई। अगर मैं होती तो इस परिवार में कभी जाती ही नहीं। और ये आर्यन इतना बड़ा बिजनेसमैन क्या बेवकूफ तजा से आदमी। और आन्या को क्या जरूरत थी अपने बहन का प्यार छीनने की। ये लड़की सच में विलेन ही है। पर इस आर्यन ने क्या टॉर्चर लिया था उसका। मेरी रूह अंदर तक कांप गई पढ़ते हुए ही कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। चलो मुझे क्या, मैं थोड़ी ना आन्या हूँ। तभी एक बॉडीगार्ड आया उसके पास और बोला, मेन प्लेन में खराबी आ गई है और हमें अभी पैराशूट से लैंड करना पड़ेगा। राम्या ने उसकी ओर देखा और बोली, पहले प्लेन में जो भी सबको निकालो। मेम पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही राम्या बोली, मेरी फैमिली नहीं है पर तुम सबकी है जिसे आप सबकी जरूरत है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बोल उसने अपने स्टाफ को प्लेन से कुदावा दिया। एक पैराशूट बचा था पर शायद राम्या का कूदने का कोई मन ही नहीं था। वो अपनी सीट पर आंखें बंद किए बैठ गई और एक मुस्कान के साथ बोली, माँ पापा मैं आ रही हूँ, बस कुछ पल अब मुझे मुक्ति मिलेगी। ये बोल वो मुस्कुराने लगी। तभी एक धमाका हुआ और आग की चपेटों में राम्या आ गई और कुछ ही पालों में सब कुछ जल के राख हो गया। जब प्लेन ब्लास्ट हो रहा था तब राम्या की उस नोवेल से एक रोशनी निकलने लगी। राम्या की आंखें बंद थी इसलिए उसने ये नहीं दिखा कि क्या हो रहा है। जब प्लेन ब्लास्ट हो रहा था तभी वो नोवेल में एक दूसरी रोशनी अंदर गई और उसमें समा गई। इसी के साथ नोवेल भी जलकर राख हो गई। एक हॉस्पिटल के बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। एक खूबसूरत लड़की, एकदम स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी सोते हुए, पर वो सो नहीं रही थी, बेहोश थी। उसके सिर पर पत्ती लगी हुई थी पर फिर भी खूबसूरत थी। उसकी आंखें फड़फड़ाने लगी और उसकी धड़कनें बढ़ने लगी और एकदम से उसने अपनी आंख खोल दी। आंखें खोलने के साथ ही उसने कमरे का मुआयना करने लगी। उसकी खूबसूरत ब्राउन आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो रही थी। उसे अपने मुंह पर से मास्क निकाला और बैठ गई। वो आसपास देखकर धीरे से बोली, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं बच गई। पर ब्लास्ट तो बहुत जोरदार हुआ था, मेरे बचने के चांसेस ना के बराबर थे। तो क्या हुआ था, मुझे हॉस्पिटल कैसे लाया गया, क्या हो रहा है, मेरा सिर भी दर्द कर रहा है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स आई जिसके हाथों में दवाया थी। उसने राम्या को बैठा हुआ देखकर बोली, अरे मिस आपको होश आ गया। हाँ भाई, ये लड़की कोई और नहीं राम्या ही थी जो प्लेन क्रैश में थी। तभी नर्स फिर से बोली, मुझे तो लगा था कि आपको होश ही नहीं आएगा, कार एक्सीडेंट हुआ था ना आपका, 2 दिन से बेहोश थी आप। ये सुन राम्या को तो झटका ही लग गया। वो मन में बोली, कार एक्सीडेंट, पर मैं तो प्लेन में थी ना। वो नर्स से बोली, क्या कार एक्सीडेंट। नर्स बोली, हाँ कार एक्सीडेंट, क्या आप भूल गई है। अच्छा ये बताइए कि आपको कितना याद है। शांत रहिए और याद करिए। इस बीच राम्या को कुछ फ्लैशबैक आने लगे पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, पर वो इनमें से किसी को नहीं पहचानती थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और नर्स से बोली, मुझे पहले वॉशरूम जाना है। नर्स ने हाँ में सिर हिलाया और उसे वॉशरूम तक छोड़ा और खुद बाहर खड़ी रही। वहीं अंदर राम्या खुद को शॉक्ड होकर शीशे में देख रही थी। वो कभी खुद के चेहरे को टच करती तो कभी शीशे को। वो बोली, ये लड़की कौन है, ये मेरा चेहरा नहीं है, कौन है ये। ये बोल वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। तभी उसे सब कुछ याद आया और अचानक से उसने अपनी आंखें खोल दी और घबराहट से बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का जो इतनी बुरी जिंदगी दी मुझे। अगर दूसरी जिंदगी देनी ही थी तो असली दुनिया में देते, इस नॉवेल में क्यों दी मुझे जिंदगी। इससे अच्छा मुझे नर्क में भेज दे। तभी उसे याद आया कि वो अभी आन्या है और आर्यन ने उसे कैसे टॉर्चर किया था। ये याद आते ही वो बोली, नहीं इस बार नहीं, ना मैं खुद मरूंगी ना किसी को बेमौत मरने दूंगी। मैं अपनी किस्मत बदल दूंगी, बस उस परिवार से दूर रहूंगी जो कभी मेरा था ही नहीं। पर मुझे देखने दो पहले कि इस आन्या ने अब तक क्या क्या गुल खिलाए हैं। उसे याद आने लगा कि परसों रात को राधिका को उसने सबके सामने मारने की धमकी दी, जिस पर उसकी मां ने उससे सबके सामने थप्पड़ मारा और निकल जाने को कहा। इस पर गुस्सा होके वो अपनी कार लेके निकल गई और गाड़ी इतनी फास्ट थी कि जब ट्रक सामने आया तो उसकी ब्रेक नहीं लगी, पर उसने गाड़ी घुमा दी और वो सीधा ट्रक के बाजू में फिर से वो टकरा गई। उसे आसपास के लोग हॉस्पिटल लाए पर अभी तक उसके घर पर नहीं पता है इस बारे में। नोवेल में आन्या को लगा कि उसका परिवार उससे इतनी नफरत करता है कि एक्सीडेंट होने पर भी उससे मिलने नहीं आया।
इसके बाद वो और नफरत करने लगी जनसब से और रायजादा मेंशन जाके हंगामा खड़ा कर दिया। और फिर वो अपनी इतनी बेइज्जती कराने के बावजूद वही रुकी और राधिका को परेशान करने लगी। राम्या ने आंखें खोली अपनी और बोली, इस बार कुछ अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। ये मेरी कहानी होगी, एक विलीनेस की ये कहानी खुद लिखूंगी और जिसने भी आन्या को फंसाया उसे मैं मौत के रास्ते पर चलाऊंगी। ये बोल वो डेविल स्माइल करने लगी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और फिर उस नर्स की आवाज आई, मिस क्या आप ठीक है? राम्या जल्दी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, आ रही हूँ बाहर। उसने एक बार खुद को देखा और फिर बाहर आ गई। वो जब बाहर आई तो सामने वो नर्स दिखी जो उसे देख स्माइल करती है और उसे आराम से बेड तक ले जाती है और बोली, मिस आपको याद है आपका नाम क्या है? राम्या बोली, हाँ मेरा नाम आन्या है। ये सुन नर्स बोली, ठीक है तो आपको अपने बारे में सब कुछ पता है ना? तो आन्या, अब से हम राम्या को आन्या कहेंगे तो कंफ्यूज मत होना। हाँ में सिर हिलती है तो नर्स फिर से मुस्कुराते हुए बोली, गुड, बाहर आपकी फैमिली खड़ी है तो क्या मैं उन्हें भेज दूं? उसकी बात सुन वो हैरान हो जाए है और बोली, मेरी नस हमें सिर हिलती है तो वो उन्हें अंदर भेजने को कहती है। नस के बाहर जाते ही एक बार फिर दरवाजा खुला। जब आन्या ने उस ओर देखा तो एक बूढ़ा कपल, दो अधेड़ उम्र के कपल, उसके बाद 3 लड़के अंदर आए, उसके बाद 2 लड़कियां अंदर आई और उनके पीछे एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ कर आया। उन सबको देखकर आन्या की आंखें छोटी हो गई और वो बोली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्ट 2। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि राम्या एक फेमस मॉडल, साइंटिस्ट के साथ साथ एक माफिया और बिजनेस वुमन भी थी। वो एक हादसे में अपनी फैमिली को खो देती है, उसके बाद वो अपनी फैमिली के कातिलों का बदला लेती है और बन जाती है एक कोल माफिया लेडी, या यूं कहें एक कोल्ड हार्टेड माफिया क्वीन जिसके खिलाफ कोई नहीं जाता है और उसके एक इशारे पर सरकारें पलट जाती है। पर अब उसकी जिंदगी से उसका मन भर गया था, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में जैसे उसका कोई था ही नहीं। एक प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो जाती है, पर मरने से पहले वो जो नोवेल पढ़ रही थी उसी में उसका रेबिर्थ होता है, पर विलेन कैरेक्टर में, जिसे देख वो भगवान को कोसती है पहले, पर बाद में वो अपनी लाइफ बदलने की ठान लेती है। तभी नज़ आके कहती है कि आपकी फैमिली आपसे मिलने के लिए आई है, जिससे सुन वो चौंक जाती है और उन्हें अंदर आने को कह देती है। उसकी फैमिली अंदर आ जाती है। अब आगे आन्या उन्हें देखती है, तब उसकी नज़र बुजुर्ग कपल पर जाती है और वो असली आन्या की मेमोरी से उन लोगों को पहचानती है। वो बुजुर्ग कपल अनाया, मैंने आन्या का नाम बदल दिया है, ओके, के दादा दादी है विक्रम रायजादा और उनकी पत्नी सावित्री रायजादा। विक्रम रायजादा आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। इस लोए थोड़े सख्त थे पर दिल से नर्म थे। अपने बेटे बेटी को जितनी सख्त थे उतने ही अपने पोते पोतियों के लिए नर्म। वो अपनी छोटी और जिद्दी राजकुमारी से बहुत प्यार करते हैं, पर वो कभी जता नहीं पाए। बचपन में इन्होंने ही अनाया को संभाला था, क्योंकि उसकी खुद की माँ अपने सौतेले बच्चों को संभाल रही थी। गायत्री रायजादा, विक्रम जी की पत्नी, ये बहुत ही खुशमिजाज है और नर्म। ये अनाया से भी बहुत प्यार करती है, पर इन्होंने कभी उन्हें पाला नहीं और अनाया की हरकतों की वजह से ये उनसे कटती चली गई। ये राधिका और रुचिका पर ज्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि उन दोनों को अभी उनकी जरूरत है। इस चक्कर में उन्होंने अनाया को अनदेखा कर दिया। ऐसा अनाया को लगता था, पर उसके परिवार ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा और ना ही उसे नैनी के भरोसे छोड़ा। जब भी अनाया को उनकी जरूरत होती वो लोग हाजिर होते, पर अनाया ही थी जो उन्हें अपना दुश्मन मानती थी। वक्त के साथ उसका बर्ताव और ज्यादा रूढ़ होता गया, जिसे महसूस कर उसके पापा ने उसे हॉस्टल में डाला, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर 1 साल का टाइम अनाया को दिया जाए तो वो खुद को संभाल सकती है और शायद सबके लिए उसकी नफरत कम हो जाए। पर यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खराब फैसलों में से एक हो गया, क्योंकि 1 साल बाद जब अनाया को वो घर लाने गए तो अनाया ने उनसे मिलने तक से मना कर दिया। उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर अपनी बेटी की आंखों में खुद के लिए नफरत वो नहीं देख पाते, इसलिए वो बुझे मन से वापस आ जाते हैं। उन्हें लगाता था कि उनकी वजह से उनकी बेटी ऐसी है, इसलिए वो अब दूर ही रहने लगे ताकि अनाया की नफरत और ना बढ़े। पर इस चक्कर में वो दोनों और ज्यादा दूर हो गए। ना उन्होंने अपनी बेटी से बात करने की पहल की और ना ही अनाया ने पहल की, क्योंकि दोनों बाप बेटी चाहते थे कि पहले सामने वाला पहल करे। दोनों बाप बेटी एक जैसे। अब आते हैं पहले मिडिल एज कपल पर, जो थे उसके बड़ी माँ और बड़े पापा। बड़ी माँ करिश्मा रायजादा ये थोड़ी सख्त है, पर अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। ये अनाया से भी बहुत प्यार करती है, पर जब उन्होंने देखा कि कैसे वो सबके साथ बदतमीजी करती है तो वो उसके साथ सख्त रहने लगी ताकि वो सुधर जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आजे उसके बड़े पापा केशव रायजादा, खुश मिजाज, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। उन्हें अपनी पत्नी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक करने में मजा आता है। दादाजी के बाद यही है जो अनाया को खुलकर अपना प्यार जताते हैं, इसलिए अनाया उन्हें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताती है।
अब आने हैं इनके बच्चों पर। इनका बड़ा बेटा और घर का बड़ा पोता 27 का है और खुद का बिजनेस है। अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, खासकर राधिका से, क्योंकि वो जानते हैं राधिका बहुत नाजुक है। ये उन्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हुए। इनका नाम है रोहन रायजादा। अब आते हैं इनके छोटे भाई राहुल रायदाजा। ये 25 के हैं और घर के दूसरे पोते हैं। ये भी अपने भी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। जब भी उनके भाई बहनों में झगड़ा होता है, ये हमेशा सब में रुचि राधिका की जुड़वा बहन पर सारा इल्जाम लगाते हैं। ये करने में उन्हें बहुत मजा आता है, क्योंकि रुचि छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करती है। इनकी गेमिंग की कंपनी है जो 2 सालों में ही आसमान की ऊंचाइयां छू रही है। अब आते इनकी छोटी बहन रेहा रायजादा पर। ये 21 की है और फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही। इनका एक बुटीक भी है जो ये चला रही है। ये बहुत चुलबुली है, अपनी दोनों छोटी बहन पर जान छिड़कती है, पर अनाया को हमेशा ताना मारती है क्योंकि वो रुचि और राधिका पर बहुत गुस्सा करती है। अब आते हैं घर के छोटे बेटे यानी अनाया के पापा पर। यह है विक्रम रायजादा, अपने परिवार से प्यार करने वाले और अच्छे नेक दिल इंसान। इनकी और इनकी पहली पत्नी की लव मैरिज थी। इनकी पहली पत्नी बहुत अच्छी थी, पर शायद भगवान को इनका साथ मंजूर नहीं था। रुचि और राधिका के जन्म के बाद वो बीमार रहने लगी और लगभग 2 महीने बाद ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद करीब 3 महीने बाद इन्होंने अपनी मां के कहने पर मेहता परिवार की बेटी से शादी कर ली, क्योंकि अपनी बेटियों के लिए उन्हें एक मां चाहिए थी। रागिनी रायजादा रुचि और राधिका की सौतेली मां। ये अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है, पर अपने बेटे से काफी ज्यादा नजदीक है। तीनों बच्चों को कभी उन्होंने सौतेलेपन का एहसास नहीं करवाया। ये एक डॉक्टर है, पर जब कोई मेजर सर्जरी हो तभी ये जाती है, बाकी टाइम ये अपने परिवार के पास ही रहती है। ये अनाया को जन्म नहीं देना चाहती थी, पर विक्रम जी ने कहा कि उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। ये अपनी बेटी अनाया का ख्याल रखती थी। पहले पर एक पार्टी के दौरान कुछ औरतों को इन्होंने कहते सुबान की सौतेली माँ सौतलापन कभी ना कभी तो दिखा ही देती है। अभी भले ही वो उन तीनों बच्चों से प्यार करती है, पर आगे चलकर इनकी पहली प्रायोरिटी अपनी खुद की बेटी ही होगी। ये सुन उन्हें बहुत बुरा लगा और दूसरे ही दिन उन्होंने अनाया के लिए नैनी रखी, जो अनाया का सारा काम करती थी। हाँ, वो अपनी बेटी का ख्याल रखती पर आगे बढ़कर कुछ नहीं करती, और यही बात अनाया को काफी ज्यादा दुख पहुंचता था। अब आते हैं विक्रम जी के बड़े बेटे और घर के छोटे पोते पर। रेयांश रायजादा ये 23 के है और काफी टैलेंटेड भी है। इनकी खुद की होटल चेन है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। साथ में ये अच्छे शेफ भी है। ये जब खाना बनाते हैं तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और ये खूबी उन्हें अपनी माँ असली नहीं रागिनी माँ से मिली है। इनके रेस्टोरेंट भी बहुत फेमस है। अब आते रुचि और राधिका पर। यह है विक्रम जी की जुड़वा बेटिया, 20 साल की है, कॉलेज के 2nd ईयर में है। रुचि डॉक्टरी पढ़ रही है और राधिका इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रही है। राधिका और रुचि भले ही जुड़वा बहनें हैं, पर इनके बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। जहां राधिका शांत और खुश मिजाज, सबके शांति से बात करने वाली, तो रुचि उससे बिल्कुल अलग। ये सामने वाले के साथ वैसे ही बात करती है जैसे समाने वाला इनके साथ। इनकी जबान बिल्कुल तेज तरार चाकू जैसी, और गुस्सा तो नाक पर ही रहता है। छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाया करती है। जहां राधिका अनाया की हर बात को इग्नोर कर चुप रहती है, तो वही ये अनाया को जवाब देने में पीछे नहीं हटती। अब आते हैं सबसे छोटी साहबाजादी और रायदाजा परिवार की सबसे छोटी सदस्य और एकदम रुचि जैसी, पर ये चिढ़ती है अपनों की बातों से, बस बाहर वालों को छोड़ती नहीं। गुस्से में रुचि से भी आगे। जहां रुचि की जबान चलती है वहीं इनके हाथ पैर चलते हैं। सारे भाई बहनों में से सबसे ज्यादा फाइट इन्हें ही आती है, इसलिए वो बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूमती, इसलिए लोग इन्हें नॉर्मल इंसान समझ लेते हैं। ये एक जीनियस है। ये हैकिंग कर लेती है। वही 12th में ही इंजॉन अपनी एक लैब बना ली थी जहां वो नए एक्सपेरिमेंट करती है। अभी हाल ही में इन्होंने एक मेडिसिन बनाई है, आयुर्वेद और मेडिकल को मिलाकर। इसके बारे में आगे जानेंगे। और ये अब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, पर किसी को भी ये नहीं पता है कि ये पहले से ही डॉक्टर है। द बेस्ट डॉक्टर जो हॉट स्पेशलिस्ट है, जो बिना किसी मशीनरी के भी सिंपल और कम टूल से भी ऑपरेशन कर सकती है। पर इनकी फीस बहुत महंगी है, कर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, पर सिर्फ अमीरों के लिए फीस, गरीबों के लिए तो ये काफी अफोर्डेबल है। अब कहानी पर आते हैं। अनाया ने उन लोगों को देखा तो एक एक कर उसे सब याद आने लगा। ऊपर जो बताया है वो अनाया याद कर रही थी। ठीक है, अभी अभी बेचारी टेलीपोर्ट हुई है तो कुछ तो याद करना पड़ेगा ना। अब सब कुछ नॉवेल में थोड़ी था। नॉवेल में हीरोइन राधिका और आर्यन थे, इसलिए उनके हिसाब से कहानी थी जो राम्या ने पढ़ी, पर यहाँ अनाया है तो उसके हिसाब से भी सब होगा ना। अनाया 12 तक खत्म कर अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आई है। इससे पहले वो दिल्ली थी, अब मुंबई अपने परिवार के साथ है। वो जब छोटी थी तो वो आर्यन से मिल चुकी थी, पर उसे कुछ याद नहीं आता। वो आर्यन को भाई मानती थी क्योंकि वो एक भाई की तरह उसकी केयर करता। आर्यन भी उसे बहन मानता था, पर बड़ होने बाद नोवेल वाली अनाया जब वापस आई और उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब आर्यन ने राधिका को रोक लिया था और उसे भी अपने साथ बीच लेकर गया था उसका मूड अच्छा करने के लिए। तब आर्यन और अनाया सीधे अपनी कॉलेज के फर्स्ट डे, मतलब एक्सीडेंट होने के सीधे 2 हफ्ते बाद
मिले थे और उसे देखते ही अनाया को प्यार हो गया, पर अभी आर्यन को कहा नहीं। अनाया उसे नहीं पहचान पाई थी कि वो उसके बचपन वाले आरू भाई थे जिसके पीछे पीछे वो गुलाब जामुन के लिए घूमती थी। यूजुअली बच्चों को चॉकलेट पहले पसंद आती है, पर अनाया को गुलाब जामुन पसंद आए थे। ये बात अनाया को तब पता चली जब राधिका मर चुकी थी और आर्यन ने उसे किडनैप कर लिया था और उसने अनाया को बताया था। तब अनाया बहुत रोई थी उसके सामने, पर तब तक आर्यन अपने मन में अनाया की बहन होने की छवि को मार चुका था। वो बस एक कातिल थी उसके प्यार की। वो ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र आर्यन पर गई। आर्यन उसे अपनी छोटी बहन जैसे मानता है बचपन से, पर बड़े होने के बाद आज पहली बार मिली है। आर्यन गुस्सा उससे क्योंकि उसने राधिका को थप्पड़ मारा था, इसलिए उसने अपनी नजरें उस पर से हटा ली थी। ये देख अनाया की आंखें नम हो गई। उसने अपने पापा की ओर देखा जो उसे नहीं देख रहे थे। ये देख वो उदास हो गई। बेसिकली वो थप्पड़ अनाया ने जानबूझकर नहीं मारा था। हाँ, वो गुस्से में थी, पर अपने से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करती थी। झगड़े में अचानक से उसका हाथ राधिका के गाल पर लग गया और सबको लगा कि उसने थप्पड़ मारा है। अनाया ही जानती थी कि उसने थप्पड़ नहीं मारा, वो भी बहुत सॉफ्ट थी, पर गुस्से में होने के कारण उसने राधिका को धमकी दी कि आइंदा उसके पास ना आए वरना मार डालेगी वो। ये बोल वो निकल गई थी। अनाया ने अपने मन में ठान लिया कि इस फैमिली को अपनी फैमिली बनाएगी। जो असली अनाया का सपना था कि सब उसे प्यार करे, उसके साथ हंसे खेले, उसे पेपरेट करे। वैसे ये सब राम्या को भी बहुत पसंद था, पर उसकी फैमिली को तो उन लोगों ने मार दिया। अब जब भगवान एक बार फिर उसे ये मौका दिया है तो वो उसे जाने नहीं देगी। वो बार बार उनकी ओर देख रही थी, पर कहाँ से शुरू करे ये पता नहीं था। तभी उसने अपने एयर पर एक हाथ महसूस किया। उसने देखा उसके दादाजी प्यार से उसके सिर पर हाथ फिरा रहे थे। वो बोले, कैसी है मेरी जिद्दी बच्चा। दादू उसे प्यार से इस नाम से बुलाते थे क्योंकि वो बहुत जिद्दी थी। अपने दादू की बात सुन उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलते हैं और अपने दादू को गले लगाकर रोने लगती है। उसको रोता देख सबकी आंखें नम हो जाती है, पर कोई कुछ नहीं बोलता। दादू प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, क्या हुआ मेरे बच्चे। ये बोल वो उसे खुद से अलग करते हैं तो अनाया बोली, दादू मेरा पैर दुख रहा है। उसकी बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगे। उनको लगा अनाया कल की वजह से दुखी है और रो रही है, पर इसे तो पैर में दर्द हो रहा है। तब सबको याद आता है बचपन में वो दर्द होने पर ऐसे ही रोने लगती थी। सब ना मैं सिर हिला देते हैं। उसकी बात पर दादू झूठा गुस्सा होते हुए बोले, तो किसने कहा था इतनी तेज कार चलाने को, और वो भी गुस्से में। कितनी बार कहा है अपने गुस्से में पर काबू रखो। अनाया बोली, दादू मना, मैं फास्ट ड्राइविंग कर रही थी पर मेरी कार के ब्रेक फैलते हुए ट्रक वाला जानबूझकर मेरी ओर आ रहा था। उसकी बात सुन सबके चेहरे सख्त हो गए। दादू ने अपने बड़े बेटे को कुछ इशारा किया तो उन्होंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाके किसी को फोन मिला दिया। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर आए तो सब लोग शांत थे और वहां एक ऑकवर्ड माहौल था। तो वो हंसते हुए बोले, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। उनकी बात पर अनाया बोली, बड़ी मुझे भूख लगी है। उसके मुंह से बड़ी सुन केशव जी की आंखें नम हो गई क्योंकि हॉस्टल से वापस आने के बाद उसने कभी उन्हें बड़ी कहकर नहीं बुलाया था। वो अपनी इस छोटी सी दोस्त को बहुत मिस करते थे। वही बाकी सब भी बहुत शॉक्ड थे क्योंकि पिछले 2 महीनों में अनाया किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती सिवाय दादाजी से, पर अब अपने बड़े पापा को बड़ी कह रही है। बचपन की तरह उनकी आंखें चमक गई। केशव जी उसके पास आए और बोले, तो क्या खाएगी हमारी बड़ी। उनके इस तरह पूछने पर वो अपनी सितारों जैसी चमकती आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, गुलाब जामुन। उसकी बात सुन केशव जी ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उन्हें पता हो कि वो क्या मांगने वाली है। फिर उन्होंने एक जादूगर के अंदाज में अपना हाथ घुमाया और बोले, बड़ी मांगे गुलाब जामुन तो हाजिर है, गुलाब जामुन फॉर्स। अपना हाथ दरवाजे की तरफ घुमाया। उनके ऐसा करते ही सबकी नजर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वहां पर एक नज हाथ में खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। अनाया बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली, वाह बड़ी यू आर ऑसम। फिर बच्चों की तरह अपने हाथ खोल नस की तरफ कर बोली, ये मेरे गुलाब जामुन। बाकी परिवार वाले उसे ही देख रहे थे। आज उन्हें ये बनावटी या फेक नहीं लग रहा था, वरना वो हमेशा क्यूट बनने की कोशिश ही करती रहती। नस भी उसे ऐसे देख मुस्कुरा उठी और ट्रे लेकर अंदर आ गई। अनाया ने जल्दी से ट्रे ले ली उसके हाथ से तो नस बोली, अरे अरे रुको, टेबल तो रखने दो। अनाया ट्रे ऊपर उठाकर बोली, जल्दी करो सिस्टर, जल्दी जल्दी। वो अभी किसी बच्ची की तरह खुश हो रही थी। बाकी सब तो उसका ये रूप देखकर ही दूसरी दुनिया में चले गए। अब तक नस टेबल लगा चुकी थी। अनाया जादी से ट्रे रखकर उसे खोलती है तो उसकी सारी खुशी फूर हो जाती है। वो अपने बड़े पापा की ओर उदासी से देखते हुए बोली, बढ़िया, आपका जादू उल्टा पड़ गया। ये गुलाब जामुन थोड़ी है, ये तो दलिया है। केशव जी ने नस की ओर देखा तो नस बोली, गुलाब जामुन बाहर से मंगवाए हैं, आते ही हो गए। अनाया ये सुन बोली, तो इसे क्यों लाए हो आप, ये ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ये दिखने में इतना गंदा है तो खाने में कितना गंदा होगा।
उसने मुंह बनाते हुए कहा तो दादाजी उसके सिर पर थपकी मारते हुए बोली, तुम जिद्दी बच्चे, आपका एक्सीडेंट हुआ है इसलिए यही खाना पड़ेगा। अनाया ने रोने सा मुंह बनाकर कहा, पर दादू। दादू बोले, कोई दादू नहीं, यही खाना है, वरना गुलाब जामुन कैंसल। उनकी बात सुन अनाया मुंह बनाकर फटाफट खाने लगी। अगले 5 मिनट में उसने बाउल को सफा चट कर दिया। उसकी स्पीड देख सब हैरान हो गए। जो लड़की दलिया खाने में अभी इतने नखरे कर रही थी उसने 5 मिनट में सब साफ कर दिया। अनाया ने बाउल नीचे रख बोली, देखो मैंने खा लिया, अब लाओ मेरे गुलाब जामुन। अभी वो बोली ही थी एक कंपाउंडर गुलाब जामुन लेके आ गया। अनाया तो गुलाब जामुन देखकर सब भूल ही गई कि आसपास भी लोग खड़े हो, की नजर तो गुलाब जामुन पर टिक गई। जल्दी से उस आदमी के हाथ से लेकर खाने लगी। पार्ट 3। अब तक हमने देखा कि अनाया का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसके शरीर में राम्या का जन्म होता है जो खुद एक साइंटिस्ट थी और एक माफिया क्वीन के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड में भी उसका राज था। वो अनाया में आ जाती है। उससे पहले तो डर लगाता है पर फिर बाद में सब कुछ याद आने लगता है। तभी उसकी फैमिली भी वहां आ जाती है। सबको देख उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी उसके दादू उसके सर पर हाथ फेर कहते हैं कि उसे क्या हुआ। तो वो रोते हुए बोली कि उसे दर्द हो रहा है। उन लोगों को लगा कि अनाया बदल रही है पर अभी भी उन लोगों को उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बड़े पापा उसके लिए उसकी फरमाइश पर गुलाब जामुन मंगवाते हैं जो उसे बहुत पसंद थे, इसलिए वो बच्चों की तरह खुश होकर उसे खाने लगती है। अब आगे। अभी वो गुलाब जामुन को खा ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। उसने चम्मच नीचे रखा और अपनी ठुड्डी पर हाथ रख सोचने लगी। उसे ऐसे देख सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम जी ने अपने पापा कृष्णकांत रायजादा, दोनों बाप बेटे का नाम सेम हो गया था, इसलिए मैंने दादाजी का नाम बदल दिया, ठीक किया ना, को इशारा कर उससे पूछने को कहा तो उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। विक्रम जी ने अपनी आंखें सिकुड़कर उन्हें देखा तो वो धीरे से बोले, मैं तेरा बाप हूँ बेटे, तू नहीं, इसलिए ये आंखें ने किसी और को दिखाना। तभी दादी ने उन्हें उनकी बाजू पर मारते हुए बोली, आप पूछो ना क्यों उसे तंग कर रहे हो जब आपको पता है कि वो आपसे ही बात करेगी। दादाजी ने अपने बेटे की ओर देखा जो उन्हें आज भारी नजरों से देख रहे थे, तो उन्होंने धीरे से कहा, ये जो कुछ भी तुम दोनों के बीच खाए हैं ना, जल्दी से भर दो क्योंकि इसके बाद मैं मदद नहीं करूंगा और तुम्हारी साइड लूंगा, समझ आई बात। ये बात उन्होंने अपना मुंह बनाते हुए कहा और आगे बढ़कर अनाया के पास आके उसके सिर पर हाथ फेर बोले, क्या हुआ मेरे बच्चे को, आप गुलाब जामुन क्यों नहीं खा रही? क्या आपको ये अच्छे नहीं लगे क्या? अनाया ने उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, वो एकदम सीरियस हो गई थी और उसका चेहरा भी सख्त हो गया था। उसका चेहरा देख सबको लगा कि अभी वो चिल्ला देगी सब पर, इसलिए विक्रम जी ने सबको यहाँ से चलने का इशारा किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अब यहाँ कोई तमाशा हो। सबको लगा कि अभी अभी होश आने की वजह से अनाया इतना स्वीट बिहेव कर रही थी और अब वो पहली तरह हो गई है। अभी वो लोग उठने ही वाले थे कि अनाया अपनी रोनो सी सूरत बनाकर दादाजी को कहती है, दादू मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। दादाजी उसकी ओर देख बोले, क्या नहीं याद आ रहा मेरे जिद्दी बच्चे, बोलो क्या हुआ है। उन्होंने इतना ही बोला था कि अनाया को रोना आ गया। वो बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा दादू। उसके ऐसे रोने पर सब परेशान हो गए। दादाजी जल्दी से उसे गले लगा लेते हैं और उसे चुप कराते हुए बोले, ठीक है चुप चुप, पहले चुप हो जाओ, ठीक है, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं, ठीक है। अनाया ने उनकी ओर देख फिर हाँ में सिर हिला दिया। दादाजी ने अपने पोते राहुल की तरफ इशारा किया तो वो बाहर निकल गया। उसके साथ साथ बाकी बच्चे भी बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही रुचि का मुंह बन गया और वो मुंह बनाते हुए बोली, आप लोगों को नहीं लगता कि ये नाटक कर रही है सबके सामने? सब ने उसकी ओर देखा। राहुल बोला, तुझे ऐसा क्यों लगाता है रुचि? राहुल के सवाल पर रुचि मुंह बनाते हुए बोली, आपको लगता है वो लड़की कभी सुधर सकती है? कल रात क्या हुआ था आप लोग भूल गए क्या भैया? कल उसने राधू को थप्पड़ मारा था। उसकी बात पर सब चुप हो गए पर तभी राधिका बोली, कल शायद गलती से उसका थप्पड़ लगा था मेरे गाल पर। उसकी बात सुन सब उसकी ओर देखने लगे। रेयांश बोला, तू क्या कह रही है राधू, ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब ने देखा था कि उसने तुझे थप्पड़ मारा था। तभी राधिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, भाई शायद हमसे कोई गलतफहमी हो सकती है, वो कहते हैं ना कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। रेहा उसकी बात सुन बोली, राधू तुझे पता है ना, तू बहुत मासूम और भोली है, इसलिए तुझे सब अपने जैसे दिखते हैं। रुचि भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, और नहीं यो क्या दी सही कह रही है, तुझे लगता है कि वो इतनी भोली है? इतने साल वो अकेले दिल्ली में रही है, पापा कितनी बार लेने गए उसे पर हर बार उसने मना कर दिया आने से और अचानक आ गई, वो भी कब? तेरी और आर्यन की सगाई कुछ ही वक्त में फिक्स होने वाली है।
रोहन बोला, हाँ ये बात सही है, और इतने दिनों से दादू के अलावा वो किसी से ढंग से बात नहीं करती थी और तुझसे तो कुछ ज्यादा ही चिढ़ी बैठी है, हर बात पर गुस्सा उतारती है और तू उसकी साइड ले रही। रेहा भी बोली, हाँ और मुझे लगाता है वो तेरी लव लाइफ की विलन जरूर बनेगी, याद रखना मेरी बात। ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी बात सुनी आर्यन की सर्द आवाज गूंज उठी जो अब तक चुप था, पर जब उसके और राधिका के बीच प्रॉब्लम की बात सुनी तो वो बोल उठा, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर कभी उसने हमारे बीच आने की कोशिश की तो वो मेरा वो रूप देखेगी जिससे सबकी रूह तक कांप जाती है। अब से अगर उसने मेरी ऋतु राधिका को कोई भी चोट पहुंचाए तो उसे इसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। राधिका ने उसकी ओर देख कहा, ये क्या कह रहे हो आप, आयु वो बहन है मेरी, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं उसके बारे में, और कल शायद सच में उससे गलती से हाथ लगा था, अगर आप लोग बीच में नहीं आते तो वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो बस नॉर्मली बात कर रही थी मुझसे। तभी रुचि मुंह बनाते हुए बोल, कोई बहन नहीं है वो हमारी आर लाइन आर में कभी नहीं घुस सकती, वैसे भी उसका नाम तो आर से भी शुरू नहीं होता, हम हमेशा 6 सिबलिंग्स ही रहेंगे, वो कभी नहीं घुस सकती हमारे बीच। ये बोलते बोलते उसकी आवाज तेज हो गई थी। रेहा ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, ठीक है तू गुस्सा ना कर, हम हमेशा साथ ही रहेंगे, हम सब ठीक है, तू चुप हो जा अभी, अगर पापा ने ये सुन लिया ना तो हम सबकी यही क्लास लग जाएगी। फिर वो राधिका की ओर देख बोली, वो तुझसे किस बारे में बात करने आई थी। राधिका बोली, पता नहीं, पर अभी वो कुछ बोलती इतने में रुचि आके चिल्लाने लगी उस पर, वो सिर्फ बात करने आई थी। रुचि मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मुझे पता है वो कितनी बात करने आई थी। राहुल उनको चुप कराते हुए बोला, ठीक है अब चुप हो जाओ, लड़ने मत लगो, मैंने डॉक्टर को यहाँ बुला लिया है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। उसकी बात पर सब हमें सिर हिलाते हैं, तभी उन्हें कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उन लोगों ने उस ओर देखा तो 5 लड़के और 4 लड़कियां उन लोगों की ओर ही चल कर आ रही थी। रेयांश बोला, दादू ने ऊपर वाला एरिया पूरा बुक करवाया था ना, तो ये लोग ऊपर कैसे आए। रोहन ने कंधे उचकते हुए कहा, पता नहीं, पर ये लोग जाने पहचाने नहीं लग रहे, खासकर जो आगे 3 लोग चल रहे हैं, क्या हमने उन्हें कहीं देखा है क्या। तभी आर्यन के मुंह से एक लड़के को देख निकला, अरहान भाई यहाँ। आर्यन के मुंह से अरहान सुन सभी उसकी ओर घूमे। आर्यन की नजर अभी भी सामने थी, उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा जिस पर आर्यन की नजरें टिकी हुई थी। राहुल के मुंह से निकला, अरे हाँ ये तो अरहान है, और उसके साथ वाला मिहिर है, और साथ में जो है वो उसकी जुड़वा बहन माहिरा है। सबके मुंह से निकला, क्या ये लोग वही है जो पिछले 8 सालों से घर नहीं आए अपने। सब लोग उनकी ओर देख रहे थे, जो सामने से आ रहे थे वो लोग उनको इग्नोर करके जाने ही वाले थे कि तभी राधिका आगे बढ़ बोली, अरहान भाई, मिहिर भाई, मिहिरा दी, आप लोग यहाँ। राधिका की आवाज सुनकर वो लोग रुक गए। उसकी बात सुन उस ग्रुप से एक लड़का अरहान की ओर देख बोला, अरहान भाई क्या अनु की फैमिली को जानते हैं। अरहान के लिए किसी और के मुंह से भाई सुनकर आर्यन की मिट्टियां कस गई। बाकी लोग अनु सुन कंफ्यूजन में उन लोगों को देखने लगे। रोहन बोला, अरहान तुम यहाँ। अरहान उसकी बात सुन बोला, क्यों मैं नहीं आ सकता क्या यहाँ पे। राहुल बोला, ऐसा नहीं है अरहान भाई, पर आप इतने सालों तक यहाँ नहीं आए, रविंदर दादू ने आपको कितनी बार यहाँ लाने की कोशिश की पर आप नहीं आए, और आज अचानक ही यहाँ पर, तो इसलिए हम। तभी मिहिर बोला, वो क्या है ना, हमें किसी से मिलना था उसलिए यहाँ आए। रियांश बोला, पर ये प्राइवेट एरिया है ना, यहाँ पर तो सिर्फ अनाया ही एडमिट है। माहिर बोली, हम उससे ही मिलने आए हैं। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगे। तभी अरहान बोला, किस वार्ड में है, यहाँ इतने सारे वार्ड हैं, सब चेक करते करते आए हैं, एक तो नीचे से हमें नंबर भी नहीं कहा है उन लोगों ने। राधिका बोली, आइए भाई, सामने वाला ही वार्ड है अनु का। उसकी बात सुन अरहान ने उसके सिर पर हाथ फेर कहा, चलो। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे देखकर राधिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो लोग जाने को हुए कि तभी कुछ डॉक्टर दौड़ते हुए आए। राहुल बोला, कितनी देर डॉक्टर, हमने कब से आपको बुलवाया था। डॉक्टर बोला, अरे वो एक इमरजेंसी में थी, यो थोड़ा लेट हो गए। रेहा बोली, आपके लेट के चक्कर में अंदर कितना सामान उसके गुस्से के बलि चढ़ गए होंगे। डॉक्टर ने उसकी ओर देखा तो रुचि बोली, अभी देख क्या रहे आप, चलो अंदर। उसकी बात पर उन्होंने सिर हिलाया और अंदर चले गए। बाकी सब भी उनके पीछे जाने को हुए, पर तभी राधिका ने देखा उनके साथ आर्यन नहीं है, तो वो पीछे मुड़कर आर्यन को देखने लगी। अरहान जो उसके साथ था वो भी पीछे मुड़कर देखता है तो आर्यन उनको ही देख रहा था। अरहान ने उसकी ओर एक हाथ बढ़ाया, आर्यन ने उसे देखा, फिर उसकी ओर चला गया। अरहान ने उसके कंधे पर हाथ रख अंदर की ओर जाने लगे। बाकी सब भी मुस्कुराते हुए अंदर की ओर चले गए। अभी उन लोगों ने दरवाजा खोला ही था कि उनको अनाया के चिल्लाने की आवाज आई जो डॉक्टर पर चिल्ला रही थी।
और बेचारा डॉक्टर डर के मारे सर नीचे झुकाए खड़े थे और उनके साथ जो डॉक्टर तब वो तो विक्रम जी के पीछे हो गए, मानो वो लोग किसी की नजर में नहीं आना चाहते हो। रुचि बोली, अब क्या हो गया? उसके इतना बोलते ही अनाया फिर से चिल्लाते हुए बोली, आपका मतलब क्या है कि मैं डर गई? हाँ, आपने मुझे डरपोक समझ कर रखा है क्या? वो डॉक्टर कुछ बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मैम मेरा वो मतलब। अनाया फिर से बोली, तो क्या मतलब है आपका? आपने अभी अभी कहा कि डर की वजह से मेरे दिमाग उस हादसे के पहले का थोड़ा वक्त भूल गया। क्या मुझे पागल समझ कर रखा है क्या? जानते हो मैं कौन हूँ? अनाया रायजादा नाम है मेरा, अनाया रायजादा, जो किसी से भी नहीं डरती। डॉक्टर तो उसका गुस्सा देख खड़े खड़े कांप गया, बाकी सब भी उसका गुस्सा देख हैरान थे। तभी दादाजी बोले, अरे मेरे जिद्दी बच्चे शांत, ठीक है शांत। अनाया ने उनकी ओर देखा जो उसे शांत होने को कह रहे थे। अनाया ने पीछे की ओर अपना सिर टिका दिया और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। रागिनी जी ने अपनी बेटी को देखा, उन्होंने पहले कभी अनाया को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अब उनको लग रहा था कि ये गुस्सा उन्हीं की वजह से है। अगर वो अपनी बेटी पर थोड़ा ध्यान देती, लोगों की बात सुन उसे अकेले नहीं छोड़ती, तो वो इतनी गुस्सैल नहीं होती। विक्रम जी भी अपनी बेटी को देख रहे थे, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी उनके कानों में उनकी माँ की बात सुनाई दी, सुन ये बिल्कुल तेरे पर ही गई है, तुझे पता है क्या? ये बात रागिनी जी और अनाया की बड़ी माँ के साथ केशव जी ने भी सुनी। विक्रम जी अपनी माँ की ओर देख बोले, कैसे मेरे जैसे? कैसे ये मुझ पर कैसे जा सकती है? दादी बोली, अरे नालायक, तेरी बेटी है तो तुझ पर ही जाएगी ना। तू भी तो अपनी शादी से पहले ऐसा ही गुस्से और खुला सांड था, जो गुस्से में किसी से भी भिड़ जाता था बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला कुछ कह भी रहा है या नहीं, और तू भी इसी की तरह सबको कहता फिरता था। मैं विक्रम रायजादा हूँ जो किसी से भी नहीं डराता। ये सब बोलते वक्त उनकी आवाज तेज हो गई थी, जिससे सबका ध्यान उनकी ओर आ गया। अनाया भी शांत होकर आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी दादी उसके पापा को उसकी आड़ में सुना रही थी या उसे उसके पापा की आड़ में सुना रही है। विक्रम जी भी मुंह फाड़े अपनी माँ को देख रहे थे, जो सबके सामने उनको सुना रही थी। विक्रम जी ने एक नज़र सबकी ओर देखा, फिर अपनी माँ को कहा, माँ आप ये कहा कि बात कहाँ लेकर जा रही है? दादी बोली, मैं कहा कि बात कहाँ लेकर जा रही हूँ? बात वहीं पर है, तुम्हारे ही गुण आए हैं तुम्हारी इस छोटी बेटी में। तुम्हारा ईगो, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी बोली, सब तुम्हारा ही आया है। वो तो शुक्र मनाओ कि रागिनी और रिदा तुम्हारी जिंदगी में आई। रिदा ने तुम्हारा गुस्सा कम किया और रागिनी ने तुम्हें संभाला। अगर इन दोनों की जगह कोई और होता ना तो कब का छोड़कर जा चुका होता तुम्हें। ये सुन विक्रम जी का मुंह बन गया और अपनी पत्नी की ओर देखते हैं जो मुंह दबाकर हंस रही थी, फिर बाकी सब की ओर जो अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम जी बोले, माँ यहाँ अनाया की बात चल रही है ना? आप अभी वो बोल ही रहे थे कि दादी फिर बोली, हाँ तो उसी की बात चल रही है ना। तू तो अपने घर था इसलिए तेरा गुस्सा सबने मिलकर संभाल लिया, पर इसे तो दूसरे घर जाना है ना, पता नहीं वहां क्या करेगी। तभी रुचि बोल, आपको क्या लगता है दादी क्या करेगी? ये बोल वो हंसती है कि तभी दादी बोली, लो एक और आ गई नमूनी। उनकी बात सुनकर रुचि की हंसी बंद हो गई। दादी आगे बोली, तुम भी पता नहीं दूसरे घर जाके क्या करोगी? तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है, जबान पर तो जैसे मिर्ची रखी हो तुमने, एकदम तीखी बोली है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। ये सुन अनाया की हंसी छूट जाती है और वो रुचि को उंगली दिखा हंसते हुए बोली, तीखी छुरी, हा हा हा। बाकी सबको भी हंसी आ रही थी पर उन्होंने हंसने की हिम्मत नहीं की। रुचि गुस्से में अनाया को कुछ कहने को हुई कि तभी फिर से दादी बोल उठी, पता नहीं क्या होगा इन लोगों का, कोई महापुरुष ये होगा जो तुम लोगों से शादी करेगा। उनकी ये बात सुनकर तो सबकी हंसी छूट जाती है। पार्ट 4। अब तक हमने देखा कि अनाया का एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसका परिवार उससे मिलने आता है पर वो अपने बड़े पापा और दादू के अलावा किसी से बात नहीं करती और ना ही बाकी सब उससे बात कर रहे थे। अनाया को भूख लगती है इसलिए वो अपने बड़ी से गुलाब जामुन मंगवाती है। वो उसे खा ही रही थी कि वो उसे बीच में छोड़ कुछ सोचने लगी। उसे ऐसे देख दादाजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो रोते हुए बोली कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये सुन सब उसे देखते हैं। दादाजी डॉक्टर बुलाने को कहते हैं। डॉक्टर आते ही उन्हें कहते हैं कि वो डर की वजह से हादसे से पहले का कुछ पार्ट भूल गई है। ये सुनकर अनाया गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो अनाया रायजादा है जो किसी से भी नहीं डरती। उसकी ये बात सुन उसकी दादी उसके पापा यानी विक्रम जी से कहती है कि वो गुस्से के मामले में बिल्कुल उन पर गई है। दादी सबके सामने विक्रम जी को झिड़क दिया, पर तभी अनाया कुछ बोलने को हुई। तभी रुचि अनाया का मजाक उड़ाती है। दादी ने उसे भी लपेटे में ले लिया और इस बार अनाया हंसी। तभी दादी बोली, पता नहीं कौन वो दो महापुरुष होंगे जो इन दोनों से शादी करेंगे। अब आगे। दादी की बात सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है, सिर्फ अनाया।
रुचिका और विक्रम जी को छोड़कर, क्योंकि उनकी इज्जत का तो सबके सामने भाजी पाला हो गया था, उन लोगों का तो मुंह ही बन गया। रुचिका मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है दादी, जो भी मुंजे से शादी करेगा ना उसके भाग खिल जाएंगे, देखना मैं उसके पीछे नहीं वो मेरे पीछे आएगा, देख लेना। दादी बोली, हाँ देख लेंगे कैसे वो तुम्हारे पीछे आएगा, पता नहीं किसके फूटे कर्म होगे जो तेरे पीछे आएगा। रुचि उनकी बात सुन रोने सा मुंह बनाकर बोली, दादी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है, बात अनाया से शुरू हुई थी, आप बीच में मुझे ला रहे हो और ऊपर से सबके सामने रोस्ट कर रहे हो मुझे। दादी ने रुचि की तरफ देखा, उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रो देगी। दादी ने नामे सिर हिलाया और बोली, जब दूसरों को खुद रोस्ट करती हो तब कुछ नहीं होता और जब खुद पर आती है बात तो रोने लग जाते हो, पता नहीं क्या होगा इसका। ये बोल उन्होंने अनाया की तरफ देखा जो टुकुर टुकुर उनको और रुचि को देख रही थी। दादी बोली, तुम्हें कुछ नहीं कहना। अनाया ने उनकी बात सुनी और कहा, किया मुझे क्या कहना है। दादी बोली, यही कि तुमसे कौन सा लड़का शादी करेगा या फिर प्यार करेगा हम। अनाया ने उनकी बात सुनी और अपनी आंखों को रोल कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसका एटीट्यूड देख दादी चिढ़ते हुए बोली, दोनों का एटीट्यूड ही नहीं जा रहा, एक को अपने पीछे घूमने वाला लड़का चाहिए और दूसरी तो इंटरेस्टेड ही नहीं, अब तो पक्का बाप पर गई है। इतना सुनना ही था कि सबकी हंसी छूट गई और रुचि, अनाया और विक्रम जी का मुंह बन गया। तभी अनाया की नजर अरहान और बाकी सब पर पड़ती है। वो चीखते हुए उनका नाम लेते हुए बोली, अरहान भैयू। उसकी आवाज सुन सबका ध्यान अब जाके उन लोगों पर गया। दादाजी ने भी उन लोगों को देखा, उनमें से वो 3 लोग अरहान, मिहिर और माहिरा इन लोगों को पहचानते थे, बाकी चेहरे उनके लिए अनजाने थे। बाकी सब भी उन तीनों को जानते थे और हैरान भी थे, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में ये पहली बार ये लोग मुंबई आए, या फिर ये कहा जाए कि यहाँ से जाने के बाद वो कभी वापस आए ही नहीं। वही अनाया हाथ फैलाकर अरहान को गले लगाने का इशारा करती है। अरहान भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कैसी है मेरी अनु। अनाया चहकते हुए बोली, एक ठीक फिट अन फाइन। तभी माहिरा बोली, वो तो दिख रहा है कितनी फिट अन फाइन है तू, ये चोटे देख कितनी आई। अनाया उसकी डांट सुनकर कहा, ओहो दी अब आप मत शुरू हो जाओ, ऑलरेडी दादू सुना चुके हैं मुझे और मेरी गलती नहीं थी, ठीक है। ये बोलकर उसने मुंह फुला दिया। उसे इस तरह करता देख सब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अभी किसी रूठे हुए छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, उसके गाल फूल चुके थे एकदम गुलाब जामुन की तरह। मिहिर ने भी उसे गले से लगाकर कहा, क्या कर रही थी ऐसा तू कि ये हालत बनाकर बिस्तर पर गिरी पड़ी है हम। अनाया बोली, ओहो भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आप भी ना। तभी माहिरा ने उसके कान खींचते हुए कहा, उल्टा जवाब दे रही है तू। अनाया ने नाटक करते हुए करहाती हुई बोली, आओ दी लग रही मुझे, कान तोड़ेगी क्या मेरा, छोड़ो भैयू इनसे कहो ना छोड़े। अरहान ने माहिरा के हाथ से अनाया का कान छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रही है माहिरा, पहले ही इतनी चोटें आई हैं उसे और तू ऊपर से और कान खींच रही है। माहिरा उसकी बात पर बोली, भाई आपने ही इसे इतना सिर चिढ़ाया है, बता रही हूं मैं गुस्से में ये अपने पापा से भी आगे होगी। तभी दादी बोली, सही कहा तुमने माहिरा बेटा, सच में बाप से भी आगे निकल गया है इसका गुस्सा। माहिरा ने दादी की तरफ देखा तो दादी ने विक्रम जी की ओर इशारा कर दिया। उसने उस तरफ देखा तो विक्रम जी उसे ही घूर रहे थे। माहिरा ये देख सकपका गई और वो बोली, सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ हैं। दादी बोली, मतलब वो यहाँ नहीं होता तो तुम कहती। ये सुन माहिरा ने फट से हाँ कह दिया। बाकी सब भी हंसी निकल गई। दादी ने उससे कहा, तुम ना बिल्कुल मेरे जैसी हो, हमारी बहुत बनेगी। माहिरा भी हाँ में सिर हिलाते हुए हंस देती है। तभी अनाया बोली, वैसे। उसकी आवाज सुन सब उसकी तरफ देखते हैं। अनाया अरहान, मिहिर और माहिरा की तरफ उंगली कर बोली, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता है। अरहान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है अनु। अनाया ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, भाइयों आपने कभी बताया नहीं कि रायजादा परिवार और आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। अरहान इधर उधर देखने लगा। अनाया लगातार उन तीनों को देख रही थी। अरहान को कुछ न बोलता देख दादू ने अनाया की पीठ पर रख कहा, अरे ये लोग क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ तुम्हें जिद्दी बच्चे। अनाया ने उनकी तरफ देखा तो दादू ने अरहान की तरफ उंगली कर कहा, ये है अरहान ओबरॉय। ओबरॉय सुनकर अनाया ने दादू को देखना शुरू कर दिया तो जब अनाया को अपनी तरफ देखता पाकर दादाजी बोले, हाँ ये तुम्हारे बचपन वाले हान भैयू। तुम्हें आरू भाई यानी आर्यन के बड़े भैया सिबलिंग है। अनाया ने आर्यन की ओर देखा तो आर्यन ने अपनी नजरें अरहान की ओर कर दी। तो अनाया ने अरहान की तरफ देखा तो उसने अपनी नजरें चुरा ली। दादू ने आगे कहा, ये मिहिर ओबरॉय और माहिरा ओबरॉय आर्यन के बड़े पापा के बच्चे हैं। ये मेरे जिगरी दोस्त के पोता पोती है।
अनाया ने उन तीनों को एक तक देखने लगी तो उन तीनों ने अपनी नजरें झुका ली। अनाया ने अपनी भौहें उचकाते हुए कहा, और ये मुझे कब बताने वाले थे? माहिरा ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैं बताने वाली थी पर अरहान भाई ने मना किया। यहाँ मिहिर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए सारा दोष अरहान पर ढोर दिया। वही अरहान उन्हें आंखें दिखता है पर दोनों ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर अनाया के सामने मासूम बन गए। अनाया ने अरहान को घूर कर देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। उसे लगा कि अनाया उससे गुस्सा हो जाएगी क्योंकि अनाया को धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार कोई इंसान उसे धोखा दे दे तो वो उसे जिंदगी भर माफ नहीं करती। तभी अनाया खुशी से चिल्लाते हुए बोली, इसका मतलब अब आप लोग भी मेरे साथ इसी शहर में रहेंगे? उसकी बात सुन अरहान ने अपनक नजरें ऊंची कर उसे देखा जो उसके यहाँ रहने पर खुश हो रही थी। उसने मिहिर और माहिरा की तरफ देखा जो उसे देख रहे थे, फिर आर्यन की जो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अरहान ने अपनी नजरें अनाया की तरफ की और कुछ बोलने को हुआ कि तभी दादाजी बोले, अरे इन्हें क्यों पूछ रही हो तुम? मैं बताता हूँ ना। अभी यहाँ से हम अब घर चले गए, वहाँ मेरा दोस्त हमारा इंतजार कर रहा होगा और भाभी भी होगी और वहाँ पर इन तीनों की खूब पिटाई होगी। पार्ट 5। अब तक हमने देखा कि अनाया का एक्सीडेंट हो गया था, उसके दादू उसे डांटते हैं। वहीं पर सारा परिवार था पर वो सिर्फ अपने दादू और बड़े पापा यानी अपने बड़ी से बात करती है। तभी दादी उसके पापा को कहती है कि वो तुम पर ही गई है। वो उन दोनों के साथ साथ रुचिका को भी लपेटे में ले लिया। रुचिका उन्हें कहती है कि अनाया की बात चल रही थी और वो उससे बिच में ला रहे हैं। दादी अनाया की तरफ देखती है जो बड़े इंटरेस्ट के साथ उनकी लड़ाई देख रही थी। दादी अपना सिर पीटते हुए कहा कि उन दोनों का क्या हो, कौन उनसे शादी करेगा? इस बात पर अनाया सीधे सीधे एटीट्यूड से कहती है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी बात सुन दादी फिर बोल पड़ती कि पक्का वो अपने बाप पर गई है। उनकी इस बात पर सबकी हंसी छूट जाती है। तभी अनाया की नजर अरहान, मिहिर और माहिरा पड़ती है। उनको देख अनाया खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर खुशी देख सब खुश हो जाते हैं। उसका परिवार भी उसे इतना खुश इतने महीनों में पहली बार देख रहे थे, इसलिए वो हैरान है। वही दादू उन्हें बताते हैं कि अरहान मिहिर और मिहिरा कोई और नहीं बल्कि अहान ओबरॉय के भाई बहन है। ये सुन अनाया उनकी ओर देखती है तो तीनों अपना सिर झुका लेते हैं। दादू बताते हैं कि ओबरॉय परिवार भी उनका इंतजार रायजादा मेंशन में कर रहे हैं। अनाया को इस बात से खुशी हो रही थी कि वो लोग अब एक ही शहर में रहेंगे। अब आगे दादू जब ये कहते हैं कि ओबरॉय परिवार उनके घर इंतजार कर रहा है उन लोगों का, तो अरहान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, हम घर नहीं जा रहे। उसकी बात सुनकर अनाया की मुस्कान चली जाती है और बाकी सब अरहान को देखने लगते हैं। वहीं ये सुन आर्यन की आंखें नम हो जाती है और वो कसकर अपनी मुट्ठी बना लेता है। राधिका जो उसके बाजू में ही खड़ी थी वो ये महसूस करती है तो आर्यन की तरफ देखती है। जब उसने उसकी आंखें नम देखी तो वो उसके मुट्ठी बने हाथ को अपने हाथ में ले लेती है और उसे सहलाने लगती है। अपने हाथ पर राधिका टच महसूस करके उसने उसकी ओर देखा तो राधिका ने ना में सिर हिला दिया। आर्यन ने उसकी ओर देखा पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे तो राधिका को पता नहीं चला कि वो क्या सोच रहा है। वही अनाया ने जब अरहान की बात सुनी तो वो कुछ देर चुप रही, फिर जब वो कुछ कहने को हुई कि तभी आर्यन बोल उठा, कोई जरूरत भी नहीं है आपको घर आने की, क्योंकि जो एक बार घर छोड़कर जा चुका है उसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। अरहान ने उसकी ओर देखा तो उसने पाया कि उसकी आंखें नम थी। ये देख उसकी आंखें भी नम हो जाती है। वो आगे बढ़ उसे गले लगाने को हुआ कि तभी आर्यन ने उसका हाथ झटक कर गुस्से से कहा, जो इंसान मेरे परिवार का हिस्सा नहीं वो मुझे छू भी नहीं सकता, और आपसे रिश्ता तो तभी टूट गया था जब आप गए थे बिना एक बार हम लोगों के बारे में सोचे। अरहान के आंखों की नमी उसके गालों पर आ गई। वहीं मिहिर और माहिरा को भी उसके इस बिहेवियर पर रोना आ गया। अरहान कुछ बोलने को हुआ कि तभी अनाया की एक ठंडी आवाज उन सब के कानों में पड़ी जो कह रही थी, आप हान भाई से इस तरह बात नहीं कर सकते। उसकी आवाज सुन सब उसकी ओर देखते हैं। अनाया चेहरा कुछ ज्यादा ही सख्त था। अरहान ने उसका चेहरा देख कुछ कहने को हुआ कि तभी आर्यन बोल पड़ा, तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? अनाया ने एक टेढ़ी स्माइल देकर कहा, अगर मैं कोई नहीं हूं तो आप भी कोई नहीं। वह उनके शायद आपकी यादाश्त कमजोर है, मैं याद दिला देती हूँ आपको। ये बोल वो चुप हो जाती है। आर्यन उसकी तरफ देखने लगा तो अनाया ने उसे कुछ इशारा किया आंखों में। पहले तो वो समझ नहीं सका कि अनाया क्या कहने की कोशिश कर रही है तो उसने राधिका की तरफ देखा जो उन दोनों के ये इशारे देख रही थी। आर्यन को खुद की तरफ देखता पाकर राधिका ने उसे शांत रहने का इशारा किया, फिर एकदम तेज आवाज में कहा, अनाया। उसकी तेज आवाज सुनकर अब एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने राधिका की इतनी तेज आवाज नहीं सुनी थी। अनाया भी एक पल के लिए हैरान हो जाती पर दूसरे ही पल वो सब कुछ समझ आ जाता है क्योंकि राधिका ने सबसे छुपकर उसे आंख मारी थी, जिसका सीधा सीधा ये मतलब था कि वो नाटक कर रही है। अब अनाया भी उसके नाटक में शामिल होते हुए बोली, अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा,
मुझे सुनाई दे रहा है तो थोड़ी आवाज नीचे करके बात करो वरना। उसकी बात ऑन रुचि बीच में बोली, वरना क्या? हाँ वरना क्या? तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकती मेरी बहन से। अनाया को उसका बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा, एक वैसे भी वो उससे चिढ़ी बैठी थी और अब वो और ज्यादा चिढ़ गई। अभी वो अपना मुंह खोलती उससे पहले ही राधिका ने रुचि का हाथ पकड़ लिया और उसे इशारा कर बोलने से मना कर दिया। रुचि भले ही कितनी भी बदतमीजी किसी से भी कर ले पर वो कभी राधिका की बात नहीं काटती थी, इसलिए वो चुप हो गई, पर उसका मुंह बन गया और वो गुस्से से अनाया की ओर देखने लगी। वही अनाया ने जब ये देखा कि रुचि चुप हो गई तो वो उसे देखकर एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास करती है, जिसे देख रुचि चिढ़कर अपना मुंह घुमा देती है। अनाया ने अपने एक्सप्रेशन ठीक किया और फिर से कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, अच्छा हुआ तुमने चुप करा दिया, वैसे भी इसकी आवाज कुछ ज्यादा ही लाउड है। अरहान उसे बीच में टोकते हुए कहा, अनु चुप रह। फिर वो दादू की ओर देख बोला, दादाजी मैं अनाया को भी अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ दिल्ली। तभी विक्रम जी बोले, वो कहीं नहीं जाएगी और वैसे भी वो इस हालत में नहीं है कि अभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वही दिल्ली का नाम सुन अनाया बोली, हाँ वैसे भी मुझे वापस नहीं जाना, मैं यही यहाँ की किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। अरहान बोला, लेकिन। अनाया बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं वापस नहीं जा रही, बस बात खत्म। अरहान बोला, ठीक है फिर हम चलते हैं। तभी उसके साथ आए बाकी के 5 लोग जो आए थे वो लोग बोले, भाई हम भी नहीं आ रहे। अरहान ने उनकी ओर देखा तो एक लड़का उनमें से बोला, हमारी फैमिली भी तो यही है और हम भी यही एडमिशन ले लेंगे। अरहान को उनकी बात ठीक लगी, इसलिए वो हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है पहिए हम चलते हैं। ये बोल उसने माहिरा और मिहिर की ओर देख कहा, क्या तुम लोगों को भी रुकना है यहाँ? माहिरा और मिहिर एक दूसरे को देख फिर एक साथ बोले, नहीं भाई हम लोग आ रहे गई। वही अनाया अब मन में सोचने लगी, अनु सोच कुछ सोच ना, भैयों को रोक वरना चले जाएंगे, ये कुछ सोच। पार्ट 6। अब तक हमने देखा कि अनाया को मिलने उसके दोस्त अरहान मिहिर और मिहिरा आते हैं, उन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो तीनों आर्यन के बड़े भाई बहन हैं, उसे खुशी होती है कि वो लोग भी अब उसके साथ ही रुकेंगे। दादू भी अरहान और बाकी दोनों को घर चलने को कहते हैं पर अरहान मना कर देता है। अरहान की न सुनकर अनाया की मुस्कान चली जाती है और आर्यन की आंखें नम होने के साथ साथ उसे गुस्सा भी आने लगा। वो अरहान से बदतमीजी से बात करते हुए कहता है कि अब उन्हें घर आने की जरूरत है नहीं है। उसकी बात सुन माहिरा मिहिर और अरहान को बहुत बुरा लगता है, अनाया को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपनी कोल्ड आवाज में उसे ऐसा बात ना करने की चेतावनी दी, साथ में उसे कुछ इशारा भी किया पर आर्यन को समझ नहीं आया, पर राधिका को समझ आ गया इसलिए वो इसमें इसका साथ देने लगी। अब आगे अनाया सोच रही थी कि आगे क्या करे कि तभी उसके दादू बोले, बेटा आज के दिन तो घर चलो, तुम्हारी माँ को भी अच्छा लगेगा। आर्यन बोला, रहने दीजिए दादू, मेरी माँ मान चुकी है कि उनके सिर्फ एक ही बेटा है। उसकी बात सुनकर अरहान को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। अनाया को भी बुरा लगता है, वो बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आर्यन बोला, क्यों नहीं कह सकता मैं, आखिर क्या गलती है माँ की, इन्होंने अपने ईगो में घर छोड़ दिया, पर माँ का क्या? जो इतने वक्त तक तड़पते रही बड़ी माँ का क्या, जो अपने दोनों बच्चों के लिए तड़पी, न इन दोनों ने अपनी माँ के बारे में सोचा और ना ही इन्होंने, तो हम क्यों सोचे अब? अनाया बोली, हाँ ये बात तो है, अगर रिश्ता तोड़ा है तो पूरी तरीके से तोड़ देते हैं ताकि किसी को कोई होप ना रहे हैं ना भैयू। उसकी बात सुन अरहान सोग्ड होकर उसे देखने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अनाया ये कहेगी। बाकी सब भी अनाया को देख रहे थे। तभी अनाया फिर से बोली, पर भैयू अगर आपको रिश्ता खत्म करना ही है तो पूरी तरीके से खत्म करके जाओ, उनके मन में कोई होप मत छोड़ो कि आप वापस आओ, वरना वो सब ऐसे ही घुट घुट कर जीते रहेंगे कि एक दिन उनके घर का बेटा वापस आएगा, जो कभी नहीं होने वाला। इसलिए कह रही हूं कि अभी घर चलिए और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। अरहान तो बस उसे देखता ही रह गया। आर्यन भी उसे देख रहा था। अनाया ने जब देखा सब लोग कुछ बोल नहीं रहे, बस उसे ही देख रहे हैं, तो वो फिर से बोली, क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? अभी कोई कुछ बोलता इससे पहले ही आर्यन बोल पड़ा, नहीं तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। कब तक मोम और बाकी सब इनकी याद में घुट घुट कर जिएंगे, कभी तो ये उम्मीद खत्म करनी पड़ेगी ना, तो आज क्यों नहीं, इसलिए अभी ये लोग भी घर ही आ रहे हैं। अरहान कुछ नहीं बोला पर उसने घर जाने के लिए हाँ कर दी। अनाया ने कहा कि वो बड़ी और अपने दोस्तों ले साथ घर आ जाएगी, तो वो सब घर चले जाए। रेहा और रुचि तो तुरंत जाने के लिए हाँ कर देते हैं। उन्हें ऐसे देख अनाया उन्हें घूरती है पर कुछ कहती नहीं। वह दादाजी को भी अनाया की बात सही लगी, क्योंकि डिस्चार्ज अभी शाम को मिलने वाला था और घर पर ओबरॉय परिवार आ गया था, इसलिए उन्होंने अनाया से कहा कि वो केशव को भी साथ ले जा रहा है, तुम्हारे दोस्त है ना, यहाँ शाम को लेने आएंगे। अनाया हाँ कर देती।
है। रामिनी जी का मन नहीं मान रहा था पर वो कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। विक्रम जी भी उनके साथ थे। उन्होंने एक हाथ रागिनी जी के कंधे पर रखा था, दूसरे हाथ से राधिका का हाथ पकड़ा था। रागिनी जी की दूसरी तरफ रियांश था और साथ में रुचि थी। उन्हें ऐसे देख अनाया की आंखें नम हो जाती है पर वो बड़ी सफाई से उसे पोंछ लेती है। बाकी सब भी चले जाते हैं। उसके 5 दोस्त वही रुकते हैं। उसमें से एक लड़का बोला, अब बोल क्या कहना था। अनाया ने उसकी ओर देखा तो लड़का बोला, इसलिए ही तो कल रात तूने मैसेज कर हम सबको यहाँ बुलाया था ना। अनाया बोली, मैंने मैसेज किया था। तभी उनमें से एक लड़की बोली, और नहीं तो क्या एयर कौन करेगा मैसेज, क्या बोल रही है तू। अनाया बोली, अरे यार एक्सीडेंट की वजह से मैं कुछ तो भूल रही हूँ। क्या हुआ था कल घर से निकलने के बाद कहीं तो गई थी मैं, पर कहाँ गई तभी, और तुम लोग कह रहे हो कि मैंने मैसेज किया था पर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तब वो दूसरी लड़की बोली, इसका मतलब तू नाटक नहीं कर रही यही। अनाया बोली, नाटक। तो वो पहले वाला लड़का बोला, हमें लगा कि तू भाई को कुछ भी बताना नहीं चाहती ना, इसलिए तू अभी नाटक कर रही है, क्योंकि भाई को पता था कि एक्सीडेंट से पहले तू कहीं गई थी। जब तूने फोन किया यहाँ घर से निकलने के बाद तो हमारी सारी बातें भाई ने सुन ली थी, इसलिए तो हम लोग पहली फ्लाइट से यहाँ आ गए। तभी दूसरा लड़का बोला, हाँ पर यहाँ आते ही हमें पता चला कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए हम लोग सीधा यहाँ आ गए। पर यहाँ तो तू सब भूल कर ही बैठी है हम। अनाया उसकी बात सुन बोली, तू तो ऐसे बोल रहा है कि मैं जानबूझकर अब भूली हूँ। दूसरी लड़की ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, हाँ तो किसने कहा था गुस्से में कार चलाने के लिए। तू कभी अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकती ना, और ना ही किसी की बात सुनती है। अनाया बोली, अच्छा ठीक है अब तुम लोग मत लड़ने लग जाना मुझसे, मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है किसी से भी लड़ने का। थोड़ी देर बाद अनाया फिर से बोली, अच्छा तुम्हें मैंने फोन किया तो कुछ तो कहा होगा ना, कि सिलसिले में मैं वहां जा रही हूँ, कोई तो वजह होगी। लड़के ने उससे कुछ कहा तो अनाया अपनी सोच में गुम हो गई। That's it for today. Stay tuned for the next part guys, and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.